Very good morning to all the students. Welcome back in our chapter 12, that is motion and time. Students, we have discussed in this chapter about distance, motion, speed, etc. Today we are going to discuss about measurement of time. Albert Einstein defined time is what a clock reads. अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा टाइम की क्या डेफिनेशन दी गई है कि टाइम क्या है। टाइम वो चीज़ है जो कोई घड़ी रीड करती है। अ क्लॉक कैन बी एनीथिंग विच रिपीट्स इट्ससेल्फ विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो क्लॉक है, घड़ी है, वो कुछ भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो एक पैसेज ऑफ टाइम के बाद दोबारा दोबारा रिपीट हो। जैसे कि द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस। एक जो अर्थ है अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, और हमें पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे जब रोटेट करती है तो वो 24 आवर्स का पूरा एक चक्कर लगाती है और 24 आवर्स के बाद घूमकर वहीं पर आ जाती है। Our ancestors measured time by noting the motion of the stars and the earth. जो हमारे पूर्वज थे उस टाइम पर, जो अब के टाइम की घड़ी है, क्वार्ट्स क्लॉक्स है, ये डिजिटल क्लॉक ये नहीं थी, तो वो क्या करते थे, जो स्टार्स की जो मोशन होती थी और जो अर्थ की मोशन होती थी उसके अकॉर्डिंग ही वो टाइम अपना नोट करते थे। They found that some events in nature repeats itself after regular interval of time. उन्होंने क्या फाउंड किया था कि नेचर के अंदर कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को दोबारा से रिपीट करती हैं। जैसे कि they found that the sun rises every day in the morning and sets in the evening. उन्होंने क्या देखा कि जो सूरज है वो डेली सुबह उगता है और शाम को ढलता है। Often we need to measure intervals of time which are much shorter than a day. लेकिन ये तो था कि उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि सूरज उग रहा है तो सुबह हो गई, ढल रहा है तो शाम हो गई। लेकिन अगर इसके बीच का जब इंटरवल हमें मेज़र करना होता था जो उससे भी छोटा है, यानी कि दिन के अंदर, शॉर्टर देन अ डे से जो छोटा टाइम इंटरवल हमें मेज़र करना है, तब क्या हुआ, उसके लिए द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस आर क्लॉक्स एंड वॉचेस। उसके लिए क्या इन्वेंट हुआ, फिर क्लॉक और वॉचेस इन्वेंट हुई। इन द लेबोरेटरी वी मेजर टाइम विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉप क्लॉक। और लेबोरेटरी के अंदर, लैब्स के अंदर हम टाइम को स्टॉप क्लॉक की हेल्प से मेज़र करते हैं। Nowadays, most clocks or watches have an electric circuit with one or more cells. अब हम देखते हैं जो हमारी घड़ी हैं, क्लॉक्स और वॉचेस हैं, उनके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सेल यूज़ होते हैं। These clocks are called quartz clock, और इस टाइप की क्लॉक्स को क्या कहा जाता है, क्वार्ट्स क्लॉक कहा जाता है। The time measured by quartz clock is much more accurate than that with the clocks available earlier. जो पहले के टाइम में वॉचेस यूज़ की जाती थी उन घड़ियों के कंपैरेटिव जो ये हमारी क्वार्ट्स क्लॉक है, इनका जो टाइम है वो क्या है, बहुत एक्यूरेट है, एग्जैक्ट टाइम बताता है। द वर्किंग ऑफ अ क्लॉक इज़ अ कॉम्प्लेक्स अफेयर। एक जो क्लॉक की वर्किंग है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स काम है। All clocks make use of the periodic motion, a motion which repeats itself after regular interval of time. जितनी भी क्लॉक हैं वो सारी की सारी पीरियोडिक मोशन पे काम करती हैं, और पीरियोडिक मोशन हमें पता है क्या होता है, वो मोशन जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद या पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद दोबारा से रिपीट हो। The most common periodic motion is that of a simple pendulum. और जो सबसे कॉमन पीरियोडिक मोशन है वो किसका होता है, सिंपल पेंडुलम का। Many time measuring devices are used in different parts of the world before the pendulum clocks become popular. पेंडुलम क्लॉक्स बनने से पहले काफ़ी सारी घड़ियाँ ऐसी थी जो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हुई।
sundials, water clocks and sand clocks are example of some such devices. और वो किस टाइप की थी, जो मतलब पेंडुलम क्लॉक हमारी बनी थी उससे पहले जो पूरे दुनिया में टाइम मेज़र करने के लिए डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे थे वो क्या थी, वो थी सनडायल थी, उसके अलावा वाटर क्लॉक्स थी, और वाटर क्लॉक्स के अलावा और क्या थी, सैंड क्लॉक। ये हमारी पुराने टाइम की टाइम मेजरिंग डिवाइसेस थी। डिफरेंट डिज़ाइंस ऑफ दी डिवाइसेस वर डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और जो अलग अलग जगहों पर क्या था, अलग अलग तरह के डिज़ाइन इन डिवाइसेस को दिए गए थे। उसके बाद है पेंडुलम। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि हमारा जो पेंडुलम है, पेंडुलम क्लॉक हमारी किस पे वर्क करती है, पीरियोडिक मोशन पे। लेट अस सी व्हाट पेंडुलम इज। An ideal simple pendulum is a heavy point mass suspended by a weightless, inextensible and a perfectly flexible string from a rigid support. जो सिंपल पेंडुलम है, जो आइडल सिंपल पेंडुलम है, उसमें क्या होता है, उसमें एक स्ट्रिंग होती है, उसमें एक वो किससे अटैच होती है, एक रिजिड सपोर्ट से अटैच होती है, और फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग होती है, और उसके नीचे कुछ मास लगा होता है। अ प्रैक्टिकल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल हैवी ब्रास स्फीयर कॉल्ड बोब। और जो हमारा प्रैक्टिकल जो पेंडुलम है उसमें क्या होता है, नीचे एक बॉल की तरह ब्रास का एक स्पीयर बॉल की तरह लगा होता है जिसे हम बोब कहते हैं। और वो किससे कनेक्ट होता है बोब हमारा, वो एक लॉन्ग फाइन थ्रेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, एक रिजिड सपोर्ट होती है उससे लॉन्ग फाइन थ्रेड होता है जिससे वो नीचे हमारा बोब है जो स्पीयर वो कनेक्ट होता है। व्हेन द बोब इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, जैसे कि डायग्राम में दिया गया है, दिस इज द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन होती है जब हमारा पेंडुलम रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। तो जो हमारा बोब मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाता है, then it begins to oscillate in a vertical plane under gravity to and fro about the mean position। तो क्या होता है, जब हम इसको इसकी मीन पोजीशन से दूर लेकर जाएंगे तो ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन शो करेगा इस मीन पोजीशन के अगेंस्ट। यानी कि एक बार इधर जाएगा, जितना इस तरफ जाएगा उतना ही दूसरी तरफ भी जाएगा। दिस टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पीरियोडिक और एन ऑसिलेटरी मोशन। और ये जो ट्रू एंड फ्रो मोशन है, जैसे कि अगर एक बार इधर जाएगा तो फिर उतना ही दूसरी तरफ जाएगा, ये जो एग्जाम्पल है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, पीरियोडिक या फिर ऑक्सीलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। मीन पोजीशन ऑफ द पेंडुलम। मीन पोजीशन जैसे अभी हमने पढ़ा है, मीन पोजीशन क्या होती है, जब पेंडुलम हमारा रेस्ट में है तो वो जो पोजीशन होती है, जैसे कि ये ओ और ए, ओ ए क्या है, हमारी मीन पोजीशन है, क्योंकि इस टाइम पे हमारा जो पेंडुलम है मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पोजीशन पे है। इन दिस पोजीशन द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम इज वर्टिकल। जो थ्रेड है वो एकदम वर्टिकल पोजीशन में है। इस दिस पोजीशन इज शोन एज ओ इन द फिगर, जैसे ये ओ हमारी फिगर में बताया गया ये शो कर रहा है। एक्सट्रीम पोजीशन, it is the maximum distance on both sides of the mean position up to which the pendulum can oscillate। एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस होता है मीन पोजीशन के दोनों तरफ जहाँ तक पेंडुलम ऑक्सीलेट कर पाता है। द पेंडुलम इज said to have complete one oscillation if it moves from one extreme position to the other and back। एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन कब कहलाएगी, जब एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक जा रहा है पेंडुलम और वापस आ रहा है, वो क्या कहलाएगा, वो कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन कहलाएगा। ऑल्सो वन ऑक्सीलेशन इज कंप्लीट व्हेन द पेंडुलम मूव्स फ्रॉम द मीन पोजीशन टू वन एक्सट्रीम पोजीशन, फ्रॉम दिस एक्सट्रीम पोजीशन बैक टू द मीन पोजीशन। इसके अलावा एक पेंडुलम एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन और इसके अलावा और तब भी कहलाएगा जब पेंडुलम मूव कर रहा है एक मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पोजीशन तक, उस एक्सट्रीम पोजीशन से बैक टू द मीन पोजीशन, फिर वहाँ से दोबारा दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक जा रहा है और दोबारा मीन तक वापस आ रहा है, तब भी एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन कहलाएगा।
The position between extreme position and the other is half an oscillation, while from the mean position to the extreme position is 1/4 of an oscillation. अगर एक मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन अगर काउंट करते हैं तो वो एक 1/4 ऑफ ऑक्सीलेशन कहलाता है. और अगर एक दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में जो है उसे हम हाफ ऑफ ऑक्सीलेशन कहते हैं. द टाइम टेकन बाय अ सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड. और ये जो टाइम सिंपल पेंडुलम ले रहा है एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने के लिए, वो क्या कहलाता है? वो टाइम पीरियड कहलाता है. देयर इज एन एक्टिविटी, you should read this activity and try to do this. Let us move to our next topic, units of time and speed. Time is measured in second. Time की जो बेसिक यूनिट होती है, ऐसे यूनिट होती है, दैट इज सेकेंड. और इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल s. टाइम इज ऑल्सो मेजर्ड इन मिनट, आवर्स, डेज, ईयर्स एक्सेट्रा. सेकेंड तो इसकी ऐसे यूनिट हो गई. इसके अलावा हम टाइम को मिनट, आवर, डेज, ईयर एक्सेट्रा में भी मेज़र कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी जो यूनिट है वो यूज़ करते हैं. डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज टू मेज़र डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम. वही चीज़ है जो डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि अगर हमें कम इंटरवल ऑफ टाइम मेज़र करना है तो हम सेकेंड या मिनट यूज़ करेंगे. अगर हमें बहुत ज़्यादा टाइम जो इंटरवल है मेज़र करना है तो हम आवर, डेज या ईयर्स अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम उसकी यूनिट यूज़ करते हैं. जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, योर एज इज़ मेजर्ड इन ईयर्स. हमारी जो एज है वो हम सेकेंड, मिनट, आवर या डेज में नहीं बता सकते हैं, वो हम ईयर्स में बताते हैं कि हम इतने ईयर्स ओल्ड हैं. एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट 100 मीटर रेस. 100 मीटर रेस को कंप्लीट करने के लिए हम जो टाइम यूनिट यूज़ करेंगे दैट इज़ सेकेंड. कैन यू कैलकुलेट दैट हाउ मैनी सेकेंड्स आर देयर इन अ डे. एक दिन में कितने सेकेंड होते हैं, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? और ऐसे ही एक साल में कितने घंटे होते हैं, अगर हमें कैलकुलेट करना पड़े तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी नो दैट देयर आर 60 सेकेंड्स इन 1 मिनट. हमें पता है कि एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड होते हैं. तो 60 मिनट एंड 60 मिनट्स इन 1 आवर. और एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं. अगर ऐसे ही हम देखें कि 24 आवर्स का क्या बन जाता है? 24 आवर का एक दिन बन जाता है. यानी कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और हर आवर में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकेंड होते हैं. तो नंबर ऑफ सेकेंड अगर हम एक दिन में काउंट करें तो कैसे करेंगे? हमें पता है एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24. और हर आवर में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकेंड होते हैं. तो अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 86,400 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा. इसी तरीके से हमें पता है एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो एक ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं. और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24. तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,760 आवर्स हमें मिल जाएंगे जो हमारे एक ईयर में होते हैं. ये था टाइम की यूनिट्स और उसकी कुछ एग्जांपल्स. नाउ वी विल लर्न अबाउट यूनिट्स ऑफ स्पीड. स्पीड हमें पता है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. स्पीड क्या होता है? स्पीड इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन. तो इसके अंदर क्या होगा? जब इसकी यूनिट होगी वो डिस्टेंस का यूनिट भी होगी और टाइम की यूनिट भी होगी. तो इसीलिए स्पीड इज़ मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड विच इज़ रिटन एज मीटर पर सेकेंड. कुछ अदर यूनिट्स भी हैं इसकी, जैसे कि सिमिलरली टाइम की तरह अगर हमें स्पीड किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की देखनी है जिसकी कम स्पीड है तो हम कम यूनिट में मेज़र करेंगे. अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा है तो उसको हायर यूनिट्स में मेज़र करेंगे, जैसे कि किलोमीटर पर आवर. Students, now our chapter 12 has been completed. Keep revise the complete chapter and also learn it. Thank you.